हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन आपके जो सेकंड पेपर है जेनेटिक्स, उसका जो दूसरा यूनिट है उसकी आज शुरुआत करते हैं, जिसका पहला टॉपिक रहेगा अपने आनुवंशिकता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब जब से जेनेटिक्स आई है तो उसका इतिहास क्या रहा है आनुवंशिकता का। पीपल हैव नो अबाउट द इनहेरिटेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो वंशागति के जो बारे में है, वो जो पीपल जो लोग हैं वो पूर्व में इस बारे में जानते थे। पीपल्स हैव नो अबाउट द इनहेरिटेंस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। चिल्ड्रंस रेजेंबल्स देयर पेरेंट्स, ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। तो लोगों को जो वंशागति है उसके बारे में वो लंबे समय से जानते थे, लेकिन उसको वो प्रूव नहीं कर पाए थे पुराने समय में। तो वंशागति अपन कहाँ देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कुछ लक्षण हैं जो माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए बच्चे रेजेम्बलेंस द चिल्ड्रन रेजेम्बलेंस देयर पेरेंट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, सेलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर ए गुड कैरेक्टर। पुराने ज़माने में मतलब बहुत पहले, जब तक जेनेटिक्स का खोज नहीं हुई या जेनेटिक्स के बारे में जितने भी जो प्रूफ्स है, जो एविडेंस है वो नहीं आए, तो उससे पहले भी लोग क्या करते थे, जितने भी जो पालतू जानवर हैं और जो गार्डन में प्लांट्स लगाते हैं तो उनका चयन करके उसकी ब्रीडिंग कराई जाती थी, उनका प्रजनन कराया जाता था उनके लक्षणों के आधार पर, जिससे कि उनको अच्छी किस्म का पौधा और अच्छे किस्म के जानवर मिल सके। तो ये पुराने ज़माने में भी हो रहा था। सुमेरियन हॉर्स ब्रीडिंग का जैसा रिकॉर्ड्स है, देखा गया कि जो सुमेरियन हॉर्स घोड़े हुआ करते थे उनके प्रजनन के डेटाज मिले हैं, रिकॉर्ड्स मिले हैं। इजिप्टियन जो पाल्म की ब्रीडिंग कराया करते थे उसके डेटा मिले हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, देखा गया है कि भाई अपन को ये पता कैसे लगता है कि वो किसी उस परिवार से बिलोंग करता है। तो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर फैमिली बाय सर्टन फिजिकल कैरेक्टर, जो बाहर से उसके भौतिक लक्षण अपन देखते हैं उससे ये पता चलता है कि, या अपन पहचान पाते हैं कि वो उस परिवार का सदस्य है। तो ऐसे ये वंशागति गुण पूर्व में भी या लंबे समय से लोग जानते थे, और ये इस प्रकार की जो गतिविधियाँ देखी गई या वो ऐसा करते थे जिनसे, तो ये भी एक वंशागति के कुछ परिणाम और जानकारियाँ जो पुराने ज़माने में लोगों को ज्ञात थी। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो ये करीब करीब 1¼ सेंचुरी ओल्ड है, मतलब पौने दो सदी है, या पौने 200 साल पुराना इतिहास है। द फर्स्ट मार्क पायनियर एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क इन दिस फील्ड, तो जो अनुवांशिकी के जो इतिहास रहा है वो पौना 200 साल पुराना है। और इसके ऊपर अपन यदि एक्सपेरिमेंटली देखें, मतलब उसको प्रायोगिक रूप से या प्रयोग करके जो जेनेटिक्स को देखा गया, जिसको प्रूफ के साथ और साइंटिफिकली, तो वो ग्रीगर जोहन मेंडल के द्वारा देखा गया, जिनका काल उनके जन्म से लगाकर उनकी मृत्यु तक 1822 से 1884 था। बट इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए जेनेटिक ब्रांच। यदि जेनेटिक्स का एक साइंस की एक अलग शाखा के रूप में इसका आना हुआ 1900 के अंदर, मतलब आनुवंशिकी एक शाखा के रूप में, विज्ञान की एक शाखा के रूप में ये अस्तित्व में आई 1900 में, जब जो ग्रीगर जोहन मेंडल का जो कार्य था उसको पुनः रीडिस्कवर किया गया और उसके काम की पहचान दी गई इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, जो वैज्ञानिक थे डी वेरिस, कोरेंस और शेरमार्क। तो 19वीं शताब्दी के पश्चात
जेनेटिक्स एज ए ब्रांच के रूप में डेवलप्ड हुई और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1900 के बाद। मतलब ग्रीगर जॉन मेंडल ने जब अपना काम किया तब इसको उतनी पहचान नहीं मिली, जब इसके काम को वापस उसकी फाइंडिंग को रीडिस्कवर किया गया डीवेरिज, कोरेंस और शेरमार्क के द्वारा। इवन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस साइंस, मतलब जेनेटिक्स के अस्तित्व में आने से पहले मैन हैड सम वेग्यू आइडियाज ऑफ सम जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हेरिडिटी। तो इससे पूर्व, मतलब जेनेटिक्स एक पूरे रूप में नहीं आई, 1900 शताब्दी से पूर्व की बात कर रहे हैं, तब बहुत सारे वेग्यू आइडियाज थे लोगों के, अस्पष्ट आइडिया जिसका कोई प्रमाण नहीं था, अज्ञात प्रकार के तर्क दिया करते थे, भाई ये ऐसे होगा, भाई आनुवंशिकता ऐसे होती है, या कैरेक्टर है वो इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक और साइंटिफिक और विथ प्रूफ के आइडिया 1900 जब तक ग्रीगर जॉन मेंडल ने काम नहीं किया उससे पूर्व ऐसे आइडियाज नहीं थे। हॉर्स एंड कैटल वेयर ब्रीड एंड डोमेस्टिकेटेड बाय, तो पूर्व में घोड़े और जो पालतू गायें होती है तो वो उनको ब्रीड कराया जाता था, उनका प्रजनन कराया जाता था थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर द क्रिश्चियन एरा। मतलब बेबीलोनियंस और एसिरियंस लोगों के द्वारा, जो बेबीलोनियंस और एसिरियंस में जो रोग रहते थे, उन्होंने हजारों साल पहले जो क्रिश्चियन ईरा शुरू हुआ है उससे पूर्व इनको कोटल को और घोड़ों को ब्रीड कराता था। अच्छी किस्म प्राप्त करने के लिए लोग ब्रीड कराते थे। बेबीलोनियंस और एसिरियंस क्षेत्र है, एसिरियंस बेबीलोन के अंदर आता है, बेबीलोन के दक्षिण भाग में आता है, जो अब ये बेबीलोन इराक हो गया है, और एसिरियंस और कोई देश है उसके साथ में, तो वो एरिया ये अब कहलाने लगे हैं। Thousands of years before the Christian era, stone tablets prepared by the Babylonians, एसिरियंस शायद सीरिया को, बेबीलोन्स एंड एसिरियंस ये इराक और सीरिया, अब जो ये देश हैं, जो बेबीलोन है वो इराक है और एसिरियंस है सीरिया। द स्टोन टेबलेट्स प्रिपेयर्ड बाय द बेबीलोनियंस सम 6000 BC ago depicts the pedigree of horses and cross pollination of date palm। तो स्टोन टेबलेट बेबीलोन्स, जो वहाँ के बेबीलोन्स जो लोग थे, उन्होंने एक टेबलेट का निर्माण किया 600 BC के आसपास, जो डिपिक्ट्स द पेडिग्री ऑफ हॉर्सेज एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दर्शाते हैं कि जो घोड़ों के और जो पेड़ जो ये डेट पाल्म था, तो उनका कहीं न कहीं वो क्रॉस कराते थे अपनी अच्छी किस्म प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज़ें देखने को मिली। अबाउट 400 BC चाइनीज़ ट्राई टू इम्प्रूव द वेराइटीज ऑफ कीस। 400 BC के आसपास चाइना के लोगों ने भी ये कोशिश की कि जो चावल की किस्म है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस प्रकार के तरीके बहुत लंबे समय से अपनाए जा रहे थे, जब तक ग्रीगर जॉन मेंडल ने साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं किया। उससे पहले भी ये तरीके, इस प्रकार के तरीके लोग अपनाते थे कि भाई अच्छे किस्म के पौधे और अच्छे किस्म के जो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स है उनके अंदर ब्रीडिंग करा के, ये ऐसा ब्रीडिंग सिस्टम्स देखा गया। बेबीलोन्स और एसिरियंस जो लोग थे वो इस प्रकार की गतिविधियां कराते थे। और जेनेटिक्स का अपन यदि जिक्र करें, जेनेटिक्स ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड्स, तो जो ग्रीक शब्द है उससे लिया गया है, जिस जीन से ड्राइव्ड हुआ है। जीन का अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो, बढ़ना। जिस ये जो वर्ड है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये विलियम बैटसन के द्वारा 1905 के अंदर ये शब्द कॉइन किया गया है। Since characters are governed by the genes, genetics is the study of structure। तो जितने भी जो लक्षण हैं वो सारे
जीन्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जेनेटिक्स की अपन बात करें, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, तो अपन यहाँ ये हो गया कि जो जेनेटिक्स है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक शब्द से और ये लिया गया है जीन से। और जीन का अर्थ होता है टू बिकम, टू ग्रो, मतलब बढ़ना या वृद्धि करना। और जितने भी सारे जो लक्षण हैं वो जीन के द्वारा कैरी किए जाते हैं और जीन ही उसको गवर्न करता है। तो यहाँ पर जेनेटिक्स का परिभाषा क्या होगी, जेनेटिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीन। मतलब जेनेटिक्स के अंदर आप जो जीन है उसका आकार कैसा है उसका अध्ययन करते हैं, वो किसका बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है उसकी, उसका अध्ययन किया जाता है और उसका कार्य क्या है। तो एक रूप से अपन ये डिफाइन कर सकते हैं जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जीन। मतलब जीन का आकार क्या है, वो जीन बना हुआ किससे और जीन क्या करता है, या जीन का क्या काम है, या जीन का क्या कार्य है। तो एक इस रूप से अपन डिफाइन कर सकते हैं जेनेटिक्स को। और दूसरा रूप से अपन जेनेटिक्स इज ए साइंस। जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी विज्ञान है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि आनुवंशिकता के सिद्धांतों और उसमें होने वाले बदलाव के ऊपर सॉरी आनुवंशिकता के सिद्धांतों और होने वाले बदलावों के ऊपर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, जो सिद्धांत। तो जेनेटिक्स इज ए साइंस, या अपन ये कहें जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है ना, जिसके अंदर आनुवंशिकता का या आनुवंशिकी का और उसमें होने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी है जीवों के अंदर जो बदलाव होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इट स्टडीज द इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसके अंदर जितने भी जो गुण हैं अलग अलग प्रकार के, वेरियस कैरेक्टर, जितने भी अलग अलग बहुत सारे जो लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जेनेटिक्स की परिभाषा क्या निकल के आई, एक तो जीन, दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा जो बदलाव हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, चेंजेस आ रहे हैं एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में, जो वेरियस जितने भी कैरेक्टर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं उनका अध्ययन, और जीवों में होने वाले जो बदलाव। तो ये सारा किसके अंदर आता है, जेनेटिक्स के अंदर आता है। पहला अपन बात करें जीन क्या है, जीन बना हुआ किसका है, जीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जीन क्या कर सकता है, क्या काम है उसका। दूसरा आनुवंशिकता के क्या सिद्धांत है, जीवों में चेंजेस कैसे होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण है वो कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स के अंदर पढ़ी जाती है। और जेनेटिक्स का शब्द विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया, और जेनेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक शब्दावली से लिया गया है। हेरिडिटी इंक्लूड्स, हेरिडिटी के अंदर क्या आएगा, अपन यहाँ करें अनुवांशिक। हेरिडिटी इंक्लूड्स दोज ट्रेड्स आर कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटी के अंदर वह लक्षण आते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। दे आर फॉर फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, जो कि पर्टिकुलर एक विशेष के लिए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वेरिएशन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, वो बदलाव कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आनुवंशिक बदलाव हो सकते हैं, एक वातावरणीय बदलाव हो सकते हैं। मतलब वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और लंबे समय बाद वो परमानेंट भी हो सकते हैं। तो हेरिडिटरी है वो ऑलवेज परमानेंट है।
तो ठीक है ना। तो वेरिएशन कितने पर हो गए? देयर इज ए टू टाइप्स, एक आनुवंशिक बदलाव, दूसरे वातावरणीय बदलाव। हेरिडिटरी वेरिएशन रेफर टू द डिफरेंस इन इनहेरिटेड ट्रेट्स। सच वेरिएशन आर फाउंड इन प्रोजेनिस ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स एज वेल एज द अमंग प्रोजेनी फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। तो हेरिडिटरी वेरिएशन रेफर्स टू द डिफरेंस इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए हैं, तो उनके अंदर क्या बदलाव है। जैसे माता से, पिता से जो उसकी संतति में जो गुण आए हैं, तो उन गुणों में क्या वेरिएशन है, या अपन यूँ बात करें उसकी संतति में है और उसके पेरेंट्स में, उनके माता पिता में क्या बदलाव है, तो वो किसके अंदर आएंगे? हेरिडिटरी के अंदर आएंगे। द डिफरेंट पेरेंट्स एज वेल एज अमंग प्रोजेनी फ्रॉम द सेम पेरेंट। ठीक है। तो और दूसरा जो दूसरे हैं उनसे क्या, अपने जिनके माता पिता नहीं हैं और उनसे क्या, तो सच वेरिएशन आर फाउंड इन प्रोजेनिस ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स एज वेल एज द अमंग प्रोजेनी फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। मतलब जिनकी संतति है उनके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। आज यदि वो किसी का नहीं है तो दूसरे जो लोग हैं उनके बीच में, एक ही प्रजाति के बीच में है लेकिन वो उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उनके बीच में क्या चेंजेस है या ऐसे गुण जो नहीं मिलते हैं। तो हेरिडिटी आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटरी आनुवंशिक की जो लक्षण है, जो वेरिएशन है, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हेरिडिटरी वेरिएशन आर ट्रांसमिटेड। यदि एक पीढ़ी में बदलाव आ गया तो वो बदलाव है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता है। ठीक है ना। इन्वायरमेंट वेरिएशन आर, तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या होते हैं? इन्वायरमेंट आर दोज विच आर जस्ट ड्यू टू द इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक की बदलाव होते हैं और प्राकृतिक कारणों से वजह से हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो कॉज करते हैं वेरिएशन। इन्वायरमेंटल वेरिएशन आर टेम्पररी, जो अस्थायी है, एंड हैव नथिंग डू टू विथ द प्रीवियस और नेक्स्ट, जिनका कोई लेना देना नहीं है आगे और पीछे की पीढ़ी से। ठीक है ना। तो वो उसी पीढ़ी में जो बदलाव आए हैं वो उसी से रखते हैं। पीछे से वातावरणीय बदलाव हुए या आगे जनरेशन वाले बदलाव में हो रहे, उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहता। तो वेरिएशन टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो आनुवंशिक वेरिएशन, दूसरा जो प्राकृतिक वेरिएशन। आनुवंशिक वेरिएशंस ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो एक संतति से जो अलग उसके माता पिता है उसमें क्या बदलाव है, और एक ऐसी संतति जिनके उसके खुद के ही माता पिता के बीच में क्या अंतर है, क्या चेंजेस है, तो वो हेरिडिटरी जो वेरिएशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उनका कोई ज़रूरी नहीं है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित हो, और वो अस्थायी होते हैं। तो ये दो प्रकार के जो बदलाव है, हेरिडिटरी और आनुवंशिकी और प्राकृतिक। इन 1859 चार्ल्स डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ अपने क्या आया कि जो एक तो अपने हेरिडिटी बदलाव देखे, दूसरा देखे क्या प्राकृतिक जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है, तो उसके ऊपर जो ज़्यादातर काम है वो डार्विन ने काम किया है। यदि अपन उसको जो इन्वायरमेंटल चेंजेस अपन की उसकी बात करें तो 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब उद्योग का जो सिद्धांत दिया था उसके विद हाउ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व विथ द टाइम, समय के साथ उनका जीवों का विकास कैसे हुआ। ही विजिट्स गैलापागोस आइलैंड्स टू स्टडी द फिंचेस। तो ये गैलापागोस आइलैंड्स के वहाँ इन्होंने फिंचेस का अध्ययन किया। डिफरेंट ट्रेड्स इवॉल्व थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो उन फिंचेस के अंदर जो विकास हुआ है, अलग अलग लक्षणों का उद्भव हुआ है या उद्भव विकास हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ है? प्राकृतिक चयन की वजह से हुआ है। ठीक है ना। तो उन नेचर ने उनको सेलेक्ट किया जिस वजह से उनके अंदर बदलाव हुआ। तो थ्योरी प्रपोज बाय द चार्ल्स डार्विन हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उन्होंने जो ये सिद्धांत है तो उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर ये सिद्धांत उन्होंने लिखा है, जिस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो गैलापागोस आइलैंड्स वो माना गया कि वो पहले कभी आइलैंड्स था तो एक साथ था,
बहुत समय पश्चात जैसे जैसे अपन जो आइलैंड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उनके अंदर बाइफर्केशन आ गया या वो विघटित हो गए, तो आइसोलेटेड हो गए वहाँ के जो इतने भी ये फिंचेस थी, तो उनको अपनी अपनी जगह पर उनको अपने अंदर कुछ लक्षणों का उनके अंदर एवोल्यूशन हुआ। तो उनका जो पेरेंटल जो फिंचेस थी वो एक ही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आइसोलेटेड हो गए होते गए, तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उन फीचर्स के अंदर इवोल्यूशन हुआ। तो उसको डार्विन ने इस बुक के अंदर सिद्धांत दिया, जिस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अपनी किताब है उसके अंदर उन्होंने लिखा, और उस सिद्धांत को इन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्रकृति ने उनको सेलेक्ट किया है। वो अलग अलग जगह पर डाले जाते हैं और वहाँ पर वो स्ट्रगल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो स्ट्रगल, जिसको सर्वाइवल स्ट्रगल करते हैं, और वो जो स्ट्रगल में वहाँ सक्सेस हो जाता है वो वहीं पर रह पाता है, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उस वातावरणीय या प्रकृति के अनुसार जो जीव अपने आप को वहाँ ढाल पाए, तो उसी के अनुसार उनके अंदर बदलाव हुए। उसके फिंचेस के अंदर, उनके बीक में, उनकी फीट में, उनकी बॉडी में, उनके ऑर्गन्स में। तो इस प्रकार का जो जो प्राकृतिक चयन है, तो वो उसको नेचुरल सिलेक्शन कहा गया डार्विन के द्वारा। और ये सारा उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर लिखा है, जिस बुक्स का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं साइड में, ठीक है ना, ये फिंचेस है, ये एक ही जगह पर फिंचेस है, और फिर ये जैसे जैसे आइलैंड्स बाइफर्केटेड होते गए और ये फिंचेस आइसोलेटेड होती गई एक दूसरे से और अलग अलग जगह पर चली गई, तो वहाँ पर उसी जगह उसी वातावरण के अंदर अपने आप को ढालने के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया, और जो स्ट्रगल करके एग्जिस्ट रह पाई, तो वही उस प्रकृति के अंदर सर्वाइव कर पाई। दे आर द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर हैबिट, अपनी विशेष आवास के अंदर ये वहाँ रह पाए। तो ये इस प्रकार का इवोल्यूशन देखा गया वहाँ पर। जाता इसको अपन दूसरी भाषा में कहें इकोलॉजी में, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, और ये एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर आता है। इसके बाद जो मेंडल ने काम किया, उससे पहले बहुत सारी थ्योरियाँ आई थी, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट अबाउट हेरिडेटरी, जो मेंडल ने कॉन्सेप्ट दिया है आनुवांशिकी के ऊपर, उससे पहले क्या क्या धारणाएं थी उसके बारे में अपन देख लेते हैं। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, जो कि स्वारमर्दम एंड बोनेट के द्वारा की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो स्पर्म ओवम है इटसेल्फ कंटेन मिनिएचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब उन्हीं के अंदर, या आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे ये स्पर्म का डायग्राम है, इसके अंदर आपको ये जो छोटा जीव दिख रहा है, इसको इन्होंने क्या कहा है, इसको कहा है ह्यूमनिकुलियस, इसको ह्यूमनकुलियस कहा गया है। तो दी स्टेट दैट द मिनिएचर ऑफ ह्यूमंस वाज प्रेजेंट इन द गैमेट्स, जो युग्मक है उसके अंदर जो छोटा रूप है जीवों का, वो उसी के अंदर पाया जाता है। तो द थ्योरी स्टेट दैट द मिनिएचर ऑफ ह्यूमन called Heminicus was already present in the ovum and sperm. In other words, the miniature human was preformed in the gametes. तो दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में कहे कि ये स्वामर्दम और बोनेट ये कहते हैं कि जो गेमेट्स हैं, जो युग्मक है, उनसे पहले ही उनके अंदर ही उनका छोटा रूप है जो जीवों का, वो उन्हीं के अंदर है। या अपन कहें कि जो मानव का छोटा रूप है वही उनके ओवम और स्पर्म के अंदर है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट रिजल्ट्स ओनली द ग्रोथ ऑफ मिनिएचर ह्यूमंस हु वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन। तो वो वहाँ कहते हैं कि जाइगोट का जब विकास होता है तब होता है जबकि जो ग्रोथ मिनिएचर ह्यूमन वाज ऑलरेडी, जो कि पहले से ही एग और स्पर्म के अंदर मौजूद है, तो इसी वजह से उसका जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। तो दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो इस थ्योरी को बाद में माना नहीं गया। इट कुड नॉट बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, कि इसको वैज्ञानिक तरीके से वो प्रूफ नहीं कर पाए।
तो ये थ्योरी बाद में डिस्कार्ड हो गई जिसका नाम है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, और जो कि स्वारमर्दम और बोनेट के द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस जिसको वॉल्फ के द्वारा दिया गया था। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द एग एंड स्पर्म सेल्स डू नॉट कंटेन मिनिएचर ऑफ ह्यूमन्स। ये डिस्प्रूव करते हैं कि इस थ्योरी को प्री फॉर्मेशन थ्योरी को, ठीक है, जो स्वारमर्दम और बोनेट के द्वारा दी गई थी, उस थ्योरी को वॉल्फ ने डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है कि मिनिएचर स्पर्म और ओवम के अंदर मौजूद रहता। इन अदर वर्ड्स एग और स्पर्म सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। दूसरी भाषा में वॉल्फ ने ये कहा कि जो एग है और स्पर्म है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है पूर्व से, वो अनडिफरेंशिएटेड है। द डिफरेंशिएट इनटू वेरियस ऑर्गन, तो इनका जो डिफरेंशिएशन है अलग अलग अंगों में, अलग अलग पार्ट्स में, वो कब होता है? फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनने के पश्चात, जब उसके अंदर सेल्स और से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन विकसित होते हैं, तब डिफरेंशिएशन होता है। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ इनटू वेरियस ऑर्गन्स आर पार्ट टेक्स प्लेस आफ्टर निषेचन के पश्चात, और जाइगोट बनने के बाद जब उसके अंदर एडल्ट के समय उसके ऊतकों और अंगों का विकास होता है, तब जाके डिफरेंशिएशन होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एपिजेनेसिस विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो इस कॉन्सेप्ट को एपिजेनेसिस कहा गया, और ये सर्वमान्य पूरे विश्व भर में इसको एक्सेप्ट किया गया। जिन्होंने जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसको डिसअप्रूव किया था, उनको नहीं माना था, और ये वोल्फ के द्वारा एपिजेनेसिस थ्योरी दी गई। वो ये कहते हैं कि जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी में कहा गया कि भाई जो मिनिएचर्स है या ह्यूमनिकुलस है जो पहले से ही स्पर्म और ओवम में मौजूद है, तो वोल्फ यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। स्पर्म और ओवम है जो अनडिफरेंशिएटेड है, उनके अंदर पहले से कुछ नहीं बनता है। जब वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, निषेचित होते हैं, और उसके बाद जायकोट बनता है, और जायकोट के बाद उनके अंदर टिश्यू और अंग डेवलप्ड होते हैं, उसके तब उनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है। तो इस प्रकार का कुछ नहीं है पाया जाता है एग और स्पर्म के अंदर। तो इन्होंने उसको प्री फॉर्मेशन थ्योरी है जो स्वारमर्दम और बोनेट के द्वारा दी गई है उसको डिसअप्रूव किया, और ये थ्योरी सर्वमान्य है जिसको आज भी एपिजेनेसिस थ्योरी को माना जाता है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये थ्योरी है जो लेमार्क के द्वारा की गई। तो लेमार्क ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर आप प्राप्त करते हो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो दिस एक थ्योरी स्टेट दैट द न्यू कैरेक्टर्स वन एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल सेल पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी। तो लेमार्क ये कहते हैं कि जो मतलब एक पीढ़ी के अंदर जो कैरेक्टर प्राप्त किए गए हैं वो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होते हैं। दिस थ्योरी इज डिस्प्रूव्ड बाय द वेजमैन। तो इस थ्योरी को, जो लेमार्क की थ्योरी थी, उसको क्या कर दिया गया? वेजमैन के द्वारा डिस्प्रूव कर दिया गया। तो वेजमैन ने क्या किया? ही कट द टेल ऑफ माइस। तो उन्होंने जो चूहे की जो पूंछ है उसको 22 पीढ़ियों तक उसको काटते रहे। बट वाट ही गॉट द बेबी माइस विद दैट। मतलब 22 पीढ़ियों के काटने के पश्चात भी वो उसके साथ दूसरी पीढ़ी में भी उसके पूंछ मौजूद रहती है। तो वेजमैन ने लेमार्क की थ्योरी को नहीं माना। उन्होंने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने करके भी देखा। तो दस दिस थ्योरी वाज सून रिजेक्टेड। तो उसी समय इस थ्योरी को वेजमैन के द्वारा रिजेक्टेड कर दिया गया, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं अपन इस स्लाइड के अंदर, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। This theory states that the very small, exact but individual or copies of each body organs and components called gemmules are transported by the blood stream to the sex। तो यहाँ पर जो पैनजेनेसिस थ्योरी है जो डार्विन के द्वारा दी गई थी, वो डार्विन ये कहते हैं कि जितने भी जो अंग हैं और उसके कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसका नहीं दिखने वाला कुछ मटेरियल है जो जेम्यूल के रूप में जो रक्त परिसंचरण है या रक्त परिवहन है वो उसके अंदर पाया जाता है, और वो सेक्स ऑर्गन में जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और वो फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है जिसको जेम्यूल कहा गया है, कंपोनेंट है, जो हर एक बॉडी का ऑर्गन का
ये उत्तरदायी होता है, तो वो ब्लड रक्त के अंदर पाया जाता है, जो रक्त प्रवाह के थ्रू जो जननांग है उसमें चला जाता है, वहाँ जाके इकट्ठे होते हैं और वो पूरी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और वो फिर वहाँ ऑर्गन अंगों को और उस शरीर के अंगों के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी बाद में रिजेक्ट करती। तो दीज जेम्यूल्स आर असेंबल्ड इन द गैमेट्स। तो ये यहाँ पर डार्विन कहते हैं कि ये जेम्यूल्स जो है रक्त प्रवाह के थ्रू जो जनन अंगों में वहाँ जाकर एक्मुलेट होते हैं। आफ्टर जब निषेचन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जेम्यूल्स मूव आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट और रेस्पेक्टिव ऑर्गन। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब निषेचन होता है तो ये जेम्यूल दूसरे के शरीर में पहुँचते हैं और वहाँ पर ये जाके पर्टिकुलर विशेष अंगों का निर्माण करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। तो दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस। तो इसका कोई आधार नहीं था, वैज्ञानिक कोई आधार नहीं था। तो ये भी थ्योरी को अमान्य करार दिया गया, बाद में नहीं माना गया, ये भी रिजेक्टेड कर दी गई। जर्म प्लस थ्योरी ऑगस्ट वेजमैन के द्वारा ये थ्योरी की। तो यहाँ पर दो थ्योरियों को माना गया। एक तो वोल्फ के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना, इपीजेनेसिस, और दूसरी जो वेजमैन के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द बॉडी टिश्यू आर टू टाइप्स। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो ऊतक हैं वो दो प्रकार के, एक तो जर्म प्लाज्म टाइप के, दूसरे हैं सोमेटोप्लाज्म टाइप के। तो जर्म प्लाज जो जिसको अपन कहते हैं जर्म प्लाज को जनन द्रव, ठीक है ना, और दूसरा जो सोमेटोप्लाज्म उसको अपन कहते हैं काय द्रव। तो द जर्म प्लाज रेफर्स टू द रेप्रोडक्टिव टिश्यू आर सेल्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स। तो जर्म प्लाज्म जो जनन द्रव है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि रेप्रोडक्टिव प्रजनन ऊतक है या कोशिका है, जो कि क्या करती है, युग्म प्रोड्यूस करती है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। और सोमेटोप्लाज्म्स ऑल अदर बॉडी टिश्यू, जो इस जर्म प्लाज्म या गैमेट्स को छोड़कर जितने भी दूसरे ऊतक हैं जो कि प्रजनन ऊतक नहीं है या प्रजनन कोशिकाएं नहीं है, उसके अलावा जितनी भी दूसरी कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती है, वो ऊतक या कोशिकाएं वो किसके अंदर आती है, सोमेटोप्लाज्म, जिनका लैंगिक प्रजनन से कोई लेना देना नहीं है। तो the somatoplasm includes all other body tissue which are not related to the sexual reproduction. Thus, transmission of characters from one generation to other takes place only through the germ plasm. तो इसका यहाँ मतलब ये हो गया, अगस्ट वेजमैन ये कहते हैं कि जितने भी जो लक्षण हैं वो ट्रांसफर होंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये कहाँ के थ्रू होंगे, थ्रू ओनली थ्रू द जर्म प्लाज्म। एनी चेंज इन द जर्म प्लाज्म विल लीड टू द चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर यह है कि जनन द्रव्य के अंदर किसी प्रकार का बदलाव हो जाता है, तो इट्स लेट्स टू द, तो उसकी वजह से दूसरी आने वाली पीढ़ी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दिस थ्योरी इज एक्सेप्टेड इन ब्रॉड सेंस। तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी और थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस जो वॉल्फ के द्वारा दी गई थी, और जो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी है जो अगस्ट वेजमैन के द्वारा दी गई, ये दोनों थ्योरियों हैं जिनको माना गया। तो germ plasm is responsible because ठीक है ना, it relate to the sexual reproduction, ठीक है ना, it is responsible for gamete formation, ठीक है ना, और इसलिए एनी चेंज इस किसी प्रकार का बदलाव यदि जर्म प्लाज्म में होता है, जनन द्रव्य में होता है, तो इट्स लीड्स टू द चेंजेस इन द नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से आने वाले आगे पीढ़ी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और ये थ्योरी विस्तृत ब्रॉड सेंस में बहुत इस थ्योरी को माना गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। आगे वाले जितने भी जो ओल्ड और न्यू आइडियाज़ हैं और जेनेटिक्स को मेंडल को, और इसको अपन नेक्स्ट जो ये लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तो आज जो जेनेटिक्स हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है उसको अपन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो जितने भी आइडियाज़ है जेनेटिक्स को लेकर, मॉडर्न आइडियाज़, न्यू और ओल्ड आइडियाज़, तो उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
जो कि जो अभी थ्योरियाँ पढ़ी है, अपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, जो भी थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, इसी के ऊपर बेस्ड जो विचार रहे हैं पहले वैज्ञानिकों के, उसको अपन नेक्स्ट जो इसका हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स का पार्ट रहेगा उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स का जो टॉपिक है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।